तो अस्सलाम वालेकुम। आज जो हमारा टॉपिक है वो है लेश-नयान सिंड्रोम। इसमें आपने इस टॉपिक को हेडिंग्स की फॉर्म में पढ़ना है, लाइक कैरेक्टरिस्टिक्स, रिएक्शंस और इसमें जो इसकी क्लिनिकल कंडीशन होती है। अगर हम इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो इसमें जो बेसिकली ये रेयर सिंड्रोम होता है और एक्स लिंक्ड रिसेसिव होता है। इसमें एक एंजाइम इन्वॉल्व होता है जिसका नाम होता है हाइपोजेंथीन गुआनिन फॉस्फोराइबोसाइल ट्रांसफेरेज। इसकी डेफिशिएंसी हो जाती है जिसके रिज़ल्ट में ना ये जो आपके रिएक्शन दो नज़र आ रहे हैं ना, जिसमें हाइपोजेंथीन और गुआनिन एक्ट कर रहा है एज अ रिएक्टेंट्स और आईएमपी मतलब आइनोसिन मोनोफॉस्फेट एंड गुआनिन मोनोफॉस्फेट प्रोडक्ट बन रहे हैं। तो इसकी डेफिशिएंसी होने की वजह से ये प्रोडक्ट नहीं बनते, इनकी कंसंट्रेशन कम हो जाती है और सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन इंक्रीज़ हो जाती है। और आपको इन रिएक्शन के में ये भी मतलब पता चल रहा होगा कि जो फास्फोराइबोसाइल पायरोफॉस्फेट है ये कन्वर्ट हो रहा है फास्फेट इनऑर्गेनिक में, और ये भी कन्वर्ट नहीं होगा और बाद में जो आपके पास फास्फोराइबोसाइल पायरोफॉस्फेट है इसकी कंसंट्रेशन भी इंक्रीज़ होती जाती है। तो इसमें होता बेसिकली ये इसकी जो कंडीशन ये होती है कि जब आपके पास हाइपोजेंथीन गुआनिन फास्फोराइबोसाइल ट्रांसफेरेज एक एंजाइम होता है ना, इसकी डेफिशिएंसी होती है। तो इसमें होता क्या है, जो आपके पास सबस्ट्रेट होता है उसकी कंसंट्रेशन इंक्रीज़ हो जाती है। सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन उस वक्त इंक्रीज़ होती है जब इस रिएक्शन में जो इनहिबिटर्स होते हैं उनकी कंसंट्रेशन डिक्रीज़ हो जाती है। इनहिबिटर की कंसंट्रेशन डिक्रीज़ होने की वजह से ओवरऑल जो प्यूरिन सिंथेसिस होती है ना वो इंक्रीज़ हो जाती है। प्यूरिन सिंथेसिस इंक्रीज़ होने की वजह से जो प्यूरिन की रीयूटिलाइजेशन का प्रोसेस होता है वो कम हो जाता है। जब प्यूरिन रीयूटिलाइजेशन का प्रोसेस कम होता है, एज अ रिज़ल्ट जो प्यूरिन की सिंथेसिस ओवरऑल इंक्रीज़ होती है, उसके रिज़ल्ट में प्यूरिन की डिग्रेडेशन इंक्रीज़ हो जाती है। जितनी ज़्यादा प्यूरिन की डिग्रेडेशन होती है उतनी लार्ज अमाउंट्स में आपके पास यूरिक एसिड प्रोड्यूस होता है। इसलिए तो हम कहते हैं कि जो भी पेशेंट होते हैं ना लेश-नयान सिंड्रोम का, उसमें हाइपर यूरिसीमिया प्रेजेंट होता है। अब हाइपर यूरिसीमिया में क्या होता है कि जो भी पेशेंट होता है उसमें ये कंडीशंस हो जाती है। गाउटी आर्थराइटिस हो सकता है, उसको यूरेट किडनी भी हो सकता है कि जब आपके पास यूरिक एसिड अकामुलेट हो जाता है किडनी में, तो एक तो उसको यूरोलिथियासिस बना देता है, और जब यूरेट क्रिस्टल्स बन जाते हैं ना किसी भी जॉइंट्स वगैरह जो भी किसी भी जॉइंट में वगैरह में अकामुलेट हो जाते हैं, तो उस कंडीशन को हम कहते हैं गाउटी अर्थराइटिस। ठीक है, इसके अलावा एक और कंडीशन होती है, इसमें कैरेक्टरिस्टिक्स आ जाते हैं कि आपके पास बिहेवियरल कैसा होता है, उसका न्यूरोलॉजिकल बिहेवियर कैसा होता है। और इसमें जो पेशेंट होती है ना उसमें कंजेक्टिव डिफेक्ट्स भी होते हैं, मोटर डिसफंक्शन भी प्रेजेंट होता है और बिहेवियरल डिस्टर्बेंसेस भी प्रेजेंट होते हैं उस पेशेंट में। और उसकी जो क्लिनिकल कंडीशन उसका जो एक साइन होता है वो ये होता है कि जो पेशेंट होते हैं वो अपनी सेल्फ इंजरी या सेल्फ म्यूटिलेशन स्टार्ट कर देते हैं, मतलब वो अपने लिप्स और फिंगर्स पर बाइटिंग स्टार्ट कर देते हैं, जिसके रिज़ल्ट में उनकी ये क्लिनिकल पिक्चर दिखाई जा सकती है। तो ये था अबाउट लेशमैन सिंड्रोम। इसमें आप ये पॉइंट्स बता सकते हो कि यूरिक एसिड जो होते हैं वो अकामुलेट हो जाता है एक्सेस में, फास्फोराइबोसाइल पायरोफॉस्फेट की कंसंट्रेशन भी इंक्रीज़ हो जाती है, और जो आइनोसिन मोनोफॉस्फेट प्रोडक्ट्स होते हैं और गुआनिन मोनोफॉस्फेट वो कम हो जाते हैं। इसके अलावा जो सबस्ट्रेट होता है उसकी कंसंट्रेशन कम हो जाती है, और डिक्रीज़ इनहिबिटर फॉर कमिटेड स्टेप ऑफ प्यूरिन सिंथेसिस ये अकर होता है, और डिनोवो प्यूरिन सिंथेसिस होता है वो ओवरऑल इंक्रीज़ हो जाती है। जब ये ओवरऑल इंक्रीज़ होती है तो इसकी डिग्रेडेशन इंक्रीज़ हो जाती है, और जब डिग्रेडेशन इंक्रीज़ हो जाती है तो यूरिक एसिड अकामुलेट होना स्टार्ट हो जाता है और हाइपर यूरिसीमिया हो जाता है। थैंक यू।